नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेमंत एलपी में। दोस्तों, मिशन प्रेरणा से संबंधित 12 क्वेश्चन को एकदम व्याख्या सहित पहले पार्ट में हमने बता दिया है। अब यहाँ पे 12वें के बाद 13वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम व्याख्या सहित एकदम आराम से क्वेश्चन को करते हुए हम लोग चलेंगे। इसलिए एकदम आराम से आप लोगों को देखना है और समझना है, ताकि आप एक बार पढ़ें फिर दोबारा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कोई ट्रेनिंग रहे या कुछ भी रहे तो तुरंत आप इसको जाइए देख के और पूरा ट्रेनिंग अच्छे से दीजिए। देखिए, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों देखिए, इसका लक्ष्य तो मार्च 2022 तक रखा गया था, लेकिन एक साल जो है अब इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एक साल कोविड-19 के कारण सारे विद्यालय बंद थे। तो यह हो जाएगा, इसका उत्तर मार्च 2023 तक जो है अपने राज्य यूपी को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? तो दोस्तों देखिए, 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य किया गया है? जैसे आपके बीआरसी पर अगर हो रही है ट्रेनिंग तो आप ब्लॉक वाला भी क्वेश्चन याद करके जाएंगे। जैसे मान लीजिए डाइट पे हो रही है, तब तो 4 सितंबर 2019 याद रखिए। लेकिन सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 31 अक्टूबर 2021 तक। 31 अक्टूबर 2021 तक आप जो है सदर ब्लॉक को प्रेरक बना देंगे। जैसे इस समय चल रहा है फरवरी, फिर आएगा मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी लगभग 10 महीने में, यानी 10वें महीने तक 2021 में 10वें महीने में आप जो है सारे के सारे ब्लॉक को प्रेरक बनाएंगे। अगर सारे ब्लॉक के स्कूल प्रेरक मिशन प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो जान लीजिए कि सारे के सारे विद्यालय अगर आपके ब्लॉक के मिशन प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो प्रेरक ब्लॉक बन जाएगा अपने आप। तो 31 अक्टूबर 2021 तक। अगला है, शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, शिक्षक की सहायता के लिए 3 मॉड्यूल सरकार ने बनाए हैं। पहले मॉड्यूल का नाम है आधारशिला, जो बच्चों के आधार के काम आएगा। दूसरा है ध्यानाकर्षण, जो बच्चे छूट छाट गए हैं उनके लिए जो है ध्यान देने की बात। और तीसरा है शिक्षण संग्रह, यानी शिक्षक जो है कैसे क्या संग्रहित करके कैसे बच्चों को पढ़ाए। ये 3 चीज़ें आधारशिला में बच्चे के बेस को ध्यान देना है कि बच्चे को कहाँ से शुरू करना है, कैसे उसकी स्टार्टिंग करनी है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर आपको पढ़ाना है बच्चे को। आधारशिला में यही सब बताया रहेगा कि आप बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाइए, बच्चे को रट्टा मत मरवाइए, बच्चे को जो है मोटिवेट करिए, प्रेरित करिए, बच्चे को सहयोग दीजिए, बच्चे को स्वतंत्र होकर सीखने का मौका दीजिए ताकि बच्चा सृजनात्मक चिंतन कर सके। और बच्चे को खेल खेल में सिखाने का प्रयास करिए, बच्चे के पूर्व अनुभव से जोड़कर आप उसको शिक्षा दीजिए, बच्चे के ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके उनको शिक्षा दीजिए। इस तरीके से किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग करिए, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रयोग करिए। इस तरीके से शिक्षक मॉड्यूल के पहले आधारशिला में दिया है कि बच्चे के आधार को आपको सही करने के लिए आप उनको पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से जोड़कर पढ़ाइए। दूसरा है ध्यान आकर्षण। तो ध्यान आकर्षण ये है, जैसे कुछ बच्चे एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो 40 में से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, यानी क्लास में पीछे रह जाते हैं। तो जो बच्चा क्लास में पीछे रह जाता है उसको हम कैसे उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, वह दिया है आपके ध्यान आकर्षण। ठीक है दोस्तों। तीसरा है शिक्षक संग्रह, यानी शिक्षक की जितनी भी चीज़ें हैं वो संग्रहित हैं शिक्षक संग्रह में। जैसे
अगर आपको शिक्षण प्लान के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो आप शिक्षण प्लान का जानकारी जो है शिक्षक संग्रह से ले सकते हैं। शिक्षक को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सारी चीज़ें किस टाइम टेबल से पढ़ाना है, कब प्रातःकालीन और कब सायंकालीन प्रार्थना सभा करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो शिक्षक के लिए ज़रूरी है, कैसे होमवर्क देना है, कैसे चेक करना है, अगर एक शिक्षक है तो कैसे पढ़ाना है, अगर 2 शिक्षक हैं तो कैसे पढ़ाना है, अगर 3 शिक्षक हैं तो कैसे पढ़ाना है, टाइम टेबल इत्यादि शिक्षक के बारे में हर जानकारी शिक्षक संग्रह में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तीनों के बारे में मैंने बता दिया, तो तीनों के बारे में अब अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो देखिए पहला है आधारशिला क्या है, यानी आप पहले बताएंगे कि भाई आधारशिला जो है यह मॉड्यूल है, यह पहला मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम, सबसे पहली बात तो आपको जानना होगा कि भैया लर्निंग आउटकम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, लर्निंग माने सीखना और आउटकम माने कम से कम, यानी जो लक्ष्य रहेगा उतना तो आपको सीखना ही है, उतना तो आपको रिजल्ट देना ही है, इसी को लर्निंग आउटकम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1 के बालक को हिंदी भाषा में किसी भी सूची से अगर वह 5 शब्द पहचानवा ले जा रहे हैं तो वही है लर्निंग आउटकम, कि हाँ भैया हम 5 शब्द जो है बच्चे को पहचानवा ले रहे हैं, तो मतलब हम लर्निंग आउटकम अपना प्राप्त कर ले रहे हैं। मतलब मिनिमम जितनी दक्षता की आवश्यकता हमको है वही होता है लर्निंग आउटकम। जैसे किसी बच्चे को आप 1 से 100 तक गिनती सिखा रहे हैं तो उसका लर्निंग आउटकम में आप ये लिखेंगे कि आज से बच्चा गिनती करना यानी गणना करना सीख जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि वह कम से कम भाई गणना करना जाने 1 से 100 तक गिनती सीखने के बाद, उसी को हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। मतलब जितना आप आउटकम, मतलब जितना लर्निंग माने सीखना और आउट माने बच्चे के अंदर से बाहर जितना निकाल ले रहे हैं कम से कम, उसी को लर्निंग आउटकम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधारशिला की बात करा तो आधारशिला जो है पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए है, जो उनके नींव को मजबूत करेगा पूर्व ज्ञान से पढ़ाकर, मतलब पूर्व ज्ञान से मोटिवेट, रुचि, प्रश्न करके, प्रस्तावना के प्रश्न करके, इस तरीके से कई विधियां, ज्ञानेंद्रिय आधारित, खेल आधारित शिक्षा उच्चा प्रयोग करके आप चाहे जैसे बच्चे की नींव को आप तैयार करिए और लर्निंग आउटकम प्राप्त करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बात करता है कि शिक्षक के लिए कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। तो आधारशिला हो चाहे जो, उसमें गणित और भाषा पर ही जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। आधारशिला के अगर पूछेगा कै भाग हैं तो आधारशिला के 6 भाग हैं, या आप कह सकते हैं आधारशिला में 6 पाठ हैं, जिसके पहले पाठ में बताया गया है कि हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक है। ठीक है, दूसरे में बताया गया है कि भाषा शिक्षण लक्ष्य, संभाई शिक्षण कौशल का विकास जो है LSRW का विवरण है। यानी पहले में बताया गया है कि भैया जो हिंदी और गणित है कक्षा 1 से 5 तक, उसको उसका लक्ष्य एवं संकेतक 2 चीज़ें, और दूसरे में भाषा कौशल के चारों लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, मतलब 4 कौशल जो होते हैं उसके बारे में बताया गया। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनको सीखने के लिए ELPS का विवरण है। यानी दूसरे में, मतलब पहले में तो है हिंदी और गणित के बारे में कि भैया हिंदी गणित कक्षा 1 से 5 तक हम कैसे सीखेंगे। दूसरे में है भाषा शिक्षण के बारे में। तो भाषा शिक्षण के बारे में 4 कौशल जो होते हैं उनका विवरण दूसरे में दिया। और तीसरे में गणित शिक्षण के जो 4 कौशल होते हैं ELPS, उसका विवरण दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि ELPS का फुल फॉर्म क्या होता है। और चौथे चरण में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा एवं भाषा
गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन। मतलब जो चौथा है उसमें 3, 4, 5 में भाषा गणित उड़ित का लर्निंग आउटकम आपको प्राप्त करना है, और 5वें भाग में व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र आपको 5वें भाग में जानना है कि भैया व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड मतलब हर बच्चे के व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड आपको रखने हैं कि कौन बच्चा कितनी दक्षता प्राप्त कर लिया, और वो भी कक्षावार, कक्षा 1 का अलग, कक्षा 2 का अलग, और संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र रखना है भैया, बड़ी काम करने। 6वें भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी और कक्षा 1, 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना और व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना आपको तैयार रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से पूरी बात हो गई कि आधारशिला क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि ध्यानाकर्षण क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ध्यानाकर्षण क्या है, फिर भी आप जो है दोबारा देखिए कि ध्यानाकर्षण क्या है। यह दूसरा मॉड्यूल है, इसमें जो है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक मतलब जितना भी प्राइमरी में क्लास होता है सबके बारे में इसमें बताया गया है। आप प्राइमरी में है तो 1 से 5 तक भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपोजिट में है तो 1 से 8 तक आपको बताना है। में रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार करा। रिमेडियल मतलब होता है आकलन, रिमेडियल मतलब आकलन टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसके ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है। अब देखिए, रेमेडियल टीचिंग जो होता है उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, उन्हीं के लिए जो है, जो कमज़ोर रह जाते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, उन पे ध्यान देने के लिए ध्यानाकर्षण किताब बनाई गई है। इसमें 17 प्रकार की तकनीक डिजाइन की गई है और इसके 3 भाग हैं। ठीक है, तो मतलब जो बच्चे पीछे रह जा रहे हैं पढ़ाई में, उनको कैसे आगे किया जाए या बराबर किया जाए, उस पर 17 प्रकार की टेक्नोलॉजी बताई गई है। उस ध्यानाकर्षण किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाइए, बच्चे के रुचि के अनुसार पढ़ाइए, बच्चे से प्रश्न पूछिए। ठीक है, बच्चे को मोटिवेट करिए, अभिप्रेरित करिए, और बच्चे को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दीजिए। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें जो है उसमें दिए गई। अब देखिए, ध्यानाकर्षण की तकनीक कौन कौन सी है। तो ध्यानाकर्षण की तकनीक जो है वैसे तो है 17, ठीक है, लेकिन सबसे पहली तकनीक देखिए ध्यानाकर्षण, ये जैसे मान लीजिए ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे हमेशा क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, कोई चीज़ें नहीं याद कर पाते। तो सबसे पहली तकनीक ही है कि उसमें आपको ग्रुप बांट दीजिए। जैसे ग्रुप बांटिए 5-6 लड़कों का, तो उसमें 3 लड़के जो है तेज हों और 3 लड़के हों कमज़ोर। तो इन तेज लड़कों के साथ ही कमज़ोर लड़के भी कुछ न कुछ क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो ग्रुप वर्क जो है पहला तरीका है, पहला टेक्नोलॉजी है ध्यानाकर्षण करने के लिए। दूसरा है पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग मतलब होता है सहपाठियों के साथ सीखना। तो भैया बात तो वही है, ग्रुप वर्क करिए चाहे आप पीयर लर्निंग करिए, सहपाठियों के साथ सीखिए, तो बात एक ही है। अब जैसे ग्रुप वर्क जो है अन्य अन्य क्लास का भी कर सकते हैं आप, लेकिन सहपाठी के साथ सीखना मतलब सेम क्लास के 6 लोग हैं, 3 कमज़ोर 3 तेज को एक साथ रख दीजिए, अपने आप बच्चा सीखेगा। प्रोजेक्ट वर्क मतलब प्रोजेक्टर पर बच्चों को सिखाइए। जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, उनके लिए यह जो प्रोजेक्टर वर्क है टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान है। मंद बुद्धि के बालक को श्रव्य दृश्य सभ्य सामग्री के सामने अगर आप खड़े कर दीजिए तो उसको अपने आप कुछ चीज़ें याद होने लगती हैं। तो ध्यानाकर्षण की
पहली तकनीक है ग्रुप वर्क, दूसरी है पीयर लर्निंग और तीसरी है प्रोजेक्ट वर्क। इसके अलावा देखिए इत्यादि लिखा है, तो इत्यादि में ऊपर भाई लिखा है कि 17 प्रकार की तकनीक को डिजाइन किया गया है, जिसमें से यहाँ पे 3 प्रकार को क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब अगला है लर्निंग आउटकम क्या है। अगली बात आ जाती है कि भैया लर्निंग आउटकम होता क्या है आखिरकार। तो देखिए दोस्तों, लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधित परिणाम, मतलब जितना आपने अधिगम दिया उसमें आपको कितना रिजल्ट मिला, उसी को कहते हैं लर्निंग आउटकम। जैसे आपने अधिगम दिया 1 से 100 तक गिनती, तो आपका लर्निंग आउटकम ये होना चाहिए कि आज से बच्चे गणना करना सीख जाएंगे 1 से 100 तक। अगर कोई वस्तु रखी है 10 ठो ईंट रखा है, तो 1 से 100 तक अगर गिनती आप सिखा दिए तो बच्चा 10 ईंट निकाल सकता है, वही उसका लर्निंग आउटकम हो गया। और कहाँ तक निकाल सकता है, 100 ईंट तक निकाल सकता है, क्योंकि वह 1 से 100 तक पढ़ा है। तो 100 ईंट जो है वह क्या कर सकता है, निकाल सकता है, वही उसका लर्निंग आउटकम हो गया। मतलब न्यूनतम कितना सीख रहा है, न्यूनतम कितना रिजल्ट दे रहा है, उसी को कहते हैं लर्निंग आउटकम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधित परिणाम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां भी होती हैं। पहला है केंद्रीय लर्निंग आउटकम। क्या होता है, केंद्रीय लर्निंग आउटकम। दूसरा होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। तीसरा होता है उप लर्निंग आउटकम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे केंद्रीय लर्निंग आउटकम मतलब केंद्रीय मतलब सेंट्रल, और लर्निंग आउट मतलब रिजल्ट, और नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय, एक होता है नेस्टेड और एक होता है उप। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना, ठीक है। अगला है जो तीसरा मॉड्यूल है, उसका नाम है शिक्षण संग्रह। क्या है, शिक्षण संग्रह। तो देखिए शिक्षण संग्रह ऐसा पिटारा होता है जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल, और टाइम टेबल किसका, खेल का टाइम टेबल, खाने का टाइम टेबल, और इसके अलावा जो है संध्याकालीन और प्रातःकालीन सभा का टाइम टेबल, ये सब का सब जो शिक्षक से संबंधित होता है। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं। जहाँ 2 शिक्षक हैं वहाँ का टाइम टेबल कैसा होगा, वहाँ के सिलेबस के हिसाब से कैसी पढ़ाई की जाएगी। जहाँ पे 3 शिक्षक हों वहाँ कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण संग्रह एक ऐसा संग्रह है जिसमें शिक्षक की सारी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास किया गया। जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जैसे पहली तकलीफ़ ये हो गई कि सबसे पहले हम लोग जाते हैं पढ़ाने तो 2 सही 3/4 लिखा रहता है, तो हम लोग खुद ही भूल जाते हैं कि इसमें गुणा करके इसमें क्या करना होता है। तो ये लेसन प्लान जब बनाएंगे तो जनरल जानकारी हो जाती है, और लेसन प्लान टीचिंग प्लान से एकदम आराम से हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। दूसरा टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब अगर जहाँ पे कब आपको प्रार्थना सभा करवानी है, कब आपको संध्याकालीन सभा करवानी है, कब आपको कौन सा खाना खिलाना है, और जहाँ पे 1 टीचर है वहाँ पे आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, जहाँ पे 2 टीचर हैं वहाँ पे कैसे टाइम टेबल बनाना है, जहाँ पे 3 टीचर है वहाँ पे कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। तो ये सब चीज़ें जो है शिक्षण संग्रह के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होती है। तो दोस्तों देखिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था होती है। हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, टेक्नो टीचर बना दिए जा रहे हैं, ठीक है। मिशन प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं, यह हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।